हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम के लिए यानी कि बीपीएससी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के एग्ज़ाम के लिए जो 10 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो रही है फ्रेंड्स, उसके लिए देखिए पॉलिटी के यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भारतीय संविधान से संबंधित जो भी बीपीएससी के द्वारा इस साल 2025 में एग्ज़ाम्स लिए गए हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं पॉलिटी के, उनको हम लोग बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम के लिए डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2025 में बीपीएससी के द्वारा 71वीं बीपीएससी का पेपर लिया गया है, बीपीएससी एएसओ का पेपर लिया गया है, बीपीएससी एलडीसी मेंस का पेपर लिया गया है, बीपीएससी डीएसओ का, बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का, बीपीएससी मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर का, बीपीएससी लॉ ऑफिसर का, बीपीएससी सिस्टम एनालिस्ट का एग्ज़ाम लिया गया है, बीपीएससी पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर का एग्ज़ाम लिया गया है और बीपीएससी जूनियर लैब असिस्टेंट का पेपर लिया गया है। तो इन सभी एग्ज़ाम्स में जो 2025 में बीपीएससी के द्वारा लिए गए हैं उनमें पॉलिटी के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम के लिए कवर करेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज की सेशन में हम लोग बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम जो 10 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो रहा है उसके लिए देखिए बीपीएससी के द्वारा 2025 में जितने भी एग्ज़ाम्स लिए गए हैं और उनमें जो भी पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक पूरा देखिएगा। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न पूछा गया है कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 कथन दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए एक एक करके सभी कथन को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहला कथन है कि नीति आयोग 1 जनवरी 2018 में स्थापित हुआ। तो ये तो गलत दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ था योजना आयोग के स्थान पर, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद देखिए, यह योजना आयोग का प्रतिस्थापन था। बिल्कुल योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था और नीति आयोग का फुल फॉर्म जो है, इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में इसको राष्ट्रीय भारत प्रवर्तन संस्थान बोलते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है और नीति आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो पूछा गया कि कौन सा कथन सही है, तो दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत दिया गया है। तो चलिए दूसरा, तीसरा और चौथा कहाँ पर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा, और इसी प्रकार से फ्रेंड्स मैंने आपको 2025 में बीपीएससी ने जितने भी एग्ज़ाम्स लिए गए हैं उनमें जो ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने कराया हुआ है अलग वीडियो में। हिस्ट्री के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने अलग वीडियो में कराया हुआ है। साइंस के प्रश्नों को अलग वीडियो में कराया हुआ है। इवन करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल के भी प्रश्नों को मैंने अलग अलग वीडियो में आपको कराया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए कि निम्नलिखित में से भारतीय वरीयता क्रम में सबसे नीचे कौन आता है। अगर हम वरीयता क्रम की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि सबसे ऊपर राष्ट्रपति आते हैं, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा का अध्यक्ष। ये समकक्ष होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। और इनमें से अगर बात करते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, सबसे नीचे आएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रभावी बहुमत यानी कि जिसको कि इफेक्टिव मेजॉरिटी बोला जाता है। इफेक्टिव मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक जो वैकेंसी हैं, रिक्ति हैं, उनको छोड़ करके।
और यह साधारण बहुमत से अलग है और इस प्रस्ताव को पेश करने से कम 14 दिन पूर्व अध्यक्ष को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रभावी बहुमत, यानी कि इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो कथन दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है यह आपका सही दिया गया है। चलिए देखिए, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव एक भारतीय नवाचार है। तो देखिए बिल्कुल ये जो है आपका सही दिया गया है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है एक भारतीय नवाचार है। और देखिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ठीक है ना, जिसको कि कॉलिंग अटेंशन मोशन बोला जाता है, ये भारतीय संसद प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, जो सदस्यों को अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने और तत्काल स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार देता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। और ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नियमावली में उल्लेखित नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका गलत दिया गया है। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट आपका गलत दिया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है ना, और ये जो आपका है ना, ये जो ध्यानाकर्षण जो है इसकी नियमावली बिल्कुल उल्लेखित है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर सही पूछा गया है, तो केवल एक जो होगा आपका सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद की अनुमान समिति यानी कि एस्टिमेट्स कमेटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं दो कथन देकर के पूछा गया है। तो देखिए संसद की जो आपकी अनुमान समिति है, एस्टिमेट्स कमेटी, इसको प्राकलन समिति भी आप पढ़ते होंगे। ठीक है ना, इसका गठन जो है स्वतंत्रता के बाद 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, जिसका उद्देश्य सरकारी खर्चों में दक्षता और मितव्ययिता लाना था। और इसमें केवल और केवल लोकसभा से ही सदस्य होते हैं, लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा से सदस्य नहीं होते हैं। तो अनुमान समिति का गठन यानी कि प्राकलन समिति का गठन जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर किया गया था, सही है। और इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, क्योंकि लोकसभा के ही इसमें 30 सदस्य होते हैं पूरे के पूरे। तो ये भी आपका सही है। तो कौन सा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो दोनों हो जाएगा, एक और दो, दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है। किसके लिए, मणिपुर के लिए। तो फ्रेंड्स ये अनुच्छेद जो है 371 का सी है, इसको आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। ठीक है, मणिपुर के लिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ये जो कमेटी दिए गए हैं इनको कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करके यहाँ पर सही आंसर आपको चुन करके इस विकल्प में से बताने हैं। चलिए एक एक करके हम लोग इनका क्रम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता कमेटी। इसका गठन हुआ था 1957 में। ठीक है ना, बलवंत राय मेहता कमेटी। उसके बाद बात करते हैं तो अशोक मेहता समिति 1977 में हुआ था। उसके बाद आपका जीवी के राव समिति 1985 में, और फिर आपका हो जाएगा थुंगन समिति 1988 में। तो ये वाला क्रम आपका सही दिया गया है, आप लोग अब क्रम लगा लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए 1, 3, 2, 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब देखिए ये सारे महिला का नाम दिया गया यहाँ पर, तो आपको याद होगा कि संविधान सभा की जो महिला सदस्य संख्या थी वो कितनी थी, तो 15 थी। वो कितनी थी, तो 15 महिला सदस्य थी संविधान सभा में, जिनमें संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उनमें अगर हम बात करते हैं तो पहले देख लीजिए कौन नहीं थी, तो अरुणा असफ अली नहीं थी। बाकी सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, जो कि स्वतंत्रता के बाद जो कैबिनेट था उसमें ये पहली महिला मंत्री भी थी। ठीक है, तो ये 3 नाम यहाँ याद रख लीजिए। उसके बाद आप दुर्गाबाई देशमुख का नाम याद रखिएगा, हंसा मेहता का नाम याद रखिएगा, सरोजनी नायडू का भी नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस स्रोत से ग्रहण किया है। किससे, तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित जो प्रावधान है ये किस स्रोत से ग्रहण किया है। तो फ्रेंड्स ये किया है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका से, याद रखिएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी यहीं से लिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति के सदस्य बताइए, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो था
इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया था। और इनमें कौन नहीं थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वीटी कृष्णमाचारी नहीं थे, टीटी कृष्णमाचारी थे, टीटी कृष्णमाचारी थे, जो बाद में जो शामिल हुए थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था? वाणिज्य मंत्रालय। अच्छा, बिहार के एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है कि श्रम मंत्री कौन थे? तो बाबू जगजीवन राम थे। कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और यहाँ पर वाणिज्य मंत्रालय पूछा गया है, तो ये किसके पास था? तो आपको याद रखना है CH भाभा के पास, CH भाभा के पास। ठीक है ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे ये उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय का प्रभार था इनके पास। जॉन मथाई जो थे ये क्या थे? तो ये वित्त मंत्री थे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में निवास कर रहे कनाडा के नागरिक को निम्नलिखित में से किस अधिकार का दावा नहीं है? कनाडा की नागरिक की बात हो रहा है, बताइएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये भारत के नागरिकों के पास केवल है, और यह अनुच्छेद 19 में है। 19 का एक याद रखिएगा, 19 याद रख लीजिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान किसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है? जुडिशियल रिव्यू। किसे न्यायिक पुनरावलोकन? ये अमेरिका से लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन, और ये आपको दोनों को है, हाई कोर्ट को भी है और सुप्रीम कोर्ट को भी है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, सारे के सारे पॉलिटी के आप देख सकते हैं। हम लोग BPSC AEDO एग्जाम्स के लिए जो है पॉलिटी के जितने भी प्रश्न BPSC के द्वारा 2025 में जो एग्जाम्स लिए गए हैं उनमें पूछे गए हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 231। ठीक है ना। अच्छा, अनुच्छेद 229 की बात कर लेते हैं, तो यह उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी सेवा शर्त और उच्च न्यायालय के प्रशासनिक खर्चों से संबंधित है। उसके बाद 230 की अगर बात करते हैं, तो 230 यह संसद को कानून बनाकर किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की विस्तार करने की शक्ति देता है, भले ही उसके लिए अलग से उच्च न्यायालय स्थापित न किया गया हो। और 232 की बात करते हैं, तो इस 232 को जो है ना 230 और 31 के साथ मिला करके जो है ये काम करता है। ठीक है ना, और अब इसे हटा करके 230-31 में समाहित कर दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया था? ध्यान से, उपराष्ट्रपति, न कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता तब तो आप नीलम संजीव रेड्डी लगा देते, बट यहाँ पर उपराष्ट्रपति पूछा है, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम याद रखिएगा, और मोहम्मद हिदायतुल्लाह का भी नाम आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा, थोड़ा सा आप लोग वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो और भी स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। देखिए, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? बताइए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी कि जो प्रेसिडेंट्स रूल होता है, ठीक है ना। देखिए, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के बाद राज्य मंत्रिपरिषद का बर्खास्त होना और राज्य की कार्यकारी शक्ति का राष्ट्रपति के हाथों में आना, ये आवश्यक परिणाम होते हैं। ठीक है ना। तो कौन सा नहीं है इसमें से? तो नहीं हो जाएगा आपका कौन सा? बताइए फटाफट, कौन सा नहीं हो जाएगा? तो देखिए, मंत्रिपरिषद को तो हटाना जाना बिल्कुल है, ये अभी मैंने बताया कि राज्य के मंत्रिपरिषद का बर्खास्त होना। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है ना, आवश्यक नहीं है, तो 1 और 3 आवश्यक नहीं है, बाकी ये तो काफ़ी आवश्यक है। ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है आपका 1 और 3 दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, ध्यान रखिएगा। चलिए, और ये किस अनुच्छेद में है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन को सुमेलित करिए। यहाँ पर सुमेलित करके यहाँ से आपको आंसर बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर चलिए हम लोग एक एक करके सुमेलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में 18 है। ठीक है, राज्यसभा की सीट में। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में आपका कितना हो जाएगा? महाराष्ट्र में 19, छत्तीसगढ़ में आपका 5 और पश्चिम बंगाल में आपका हो जाएगा 16। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा
कि निम्नलिखित में से देखिए कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। 73वां संशोधन जो कि किससे संबंधित है, पंचायती राज से है ना। तो देखिए इसमें आपका जो है सम्मिलित कौन सा होगा, तो देखिए जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत नहीं होगा, क्योंकि नगर पंचायत जो है ना ये 73वां का विषय नहीं है, ये 74वां संविधान संशोधन का है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर 1, 2 और 3 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं सभी चारों भी ऑप्शन में दिया गया आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 1, 2, 3 ही होगा। ये चौथा जो है नगर पंचायत, ये 74वां संविधान संशोधन का है। देखिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है। भारत के संविधान का अभिरक्षक तो कौन होता है, भारत का उच्चतम न्यायालय। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर सूची दिया गया है और मिलान करना है, और मिलान करके यहाँ पर राइट आंसर चुन करके बताने हैं। ठीक है ना। तो देखिए अनुच्छेद एक तरफ दिया गया है, दूसरी तरफ उसका प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 215 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 नंबर में, ठीक है ना, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 222 की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अंतरण। ठीक है। अगर 226 की बात कर लेते हैं तो 226 आपका हो जाएगा कुछ रीट जारी करने से उच्च न्यायालय की शक्ति, ये आप जानते हैं। ठीक है। और आपका 227 जो होगा ये आपका हो जाएगा सभी न्यायालयों की अधीक्षण की शक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो जाएगा 4, 1, 3, 2। यहाँ से अब आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए 4, 1, 3, 2 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद चलिए देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आता है। यहाँ पर देखिए 4 स्टेटमेंट दे करके पूछा गया है कि निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। चलिए पहले यहाँ से आप ढूंढ लीजिएगा तो उत्तर आसानी से चुन लीजिएगा कि कौन से उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता में आता है। तो इसमें से आरंभिक अधिकारिता में कौन कौन आ जाएगा, तो आपको याद रखना है ये भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। ठीक, और दूसरा जो आ जाएगा ये 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। ठीक है, तो 1 और 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो आरंभिक अधिकारिता में आता है, तो यहाँ पर राइट आंसर 1 और 4 ही होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल पूछ लिया गया है। देखिए किस तरह का प्रश्न पूछा है। 1992 से 1997 तक इनका कार्यकाल रहा था। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के संशोधन के बारे में सही नहीं है। संविधान संशोधन 368 में है। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा इसमें से सही नहीं है। पहले आप वीडियो को रोक करके सभी स्टेटमेंट पढ़िए, मैं आंसर आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें से जो सही नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सदनों के मध्य असहमति होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ये आपका जो है सही नहीं है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और संयुक्त बैठक जो होता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का स्पीकर। ये बार बार पूछता है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, मिलान करना है फिर से यहाँ से। ठीक है ना, और नीचे से राइट आंसर चुनना है आपको। देखिए निर्वाचन व्यवस्था जो है ये किस आर्टिकल में है, तो आपको पता है चुनाव आयोग जो है ये आपका 324 से 329 तक में है, तो ये तीसरा आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो हैं ये आपका हो जाएगा 308 से 300 आपका 23 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा पंचायत जो है, तो पंचायत आपका है 243 से 243 ओ तक। ठीक है, और केंद्रीय स्तर पर न्याय की व्यवस्था जो हो जाएगा ये आपका 124 से आपका हो जाएगा 147। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा, देख लीजिए 3, 4, 1, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3, 4, 1, 2। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है। 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, जो आपका दल बदल है उसके विरुद्ध कानून है इसमें, तो दल परिवर्तन के विरुद्ध। ठीक है, अच्छा भाषा जो है राजभाषा को उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। भूमि सुधार जो है ये 9वीं अनुसूची में है। पंचायती राज 11वीं अनुसूची में है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति वारंट के तहत उनके हस्ताक्षर और मोहर के साथ की जाती है। ध्यान रख से पढ़िएगा प्रश्न को और समझते चलिएगा प्रश्न को, ऐसा नहीं कि आप बार बार आपको रटना पड़े, एक बार में समझ जाइए। देखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति जो होती है ये वारंट के तहत उनके हस्ताक्षर और मोहर के साथ की जाती है। बताइए निम्नलिखित में से इनमें से आपको बताना है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का और राज्य के राज्यपाल का। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो 96 का जो क्वेश्चन नंबर है, 1 और 2 आंसर हो जाएगा इसका। तो देखिएगा 1 और 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से आयोग वैधानिक निकाय है। वैधानिक है, संवैधानिक नहीं, वैधानिक निकाय है, बताइए। तो इसमें से वैधानिक निकाय कौन सा हो जाएगा? तो वैधानिक निकाय जो हो जाएगा ना, वो आपका हो जाएगा कौन सा इसमें से? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये वैधानिक निकाय है। जबकि अनुसूचित जनजाति आयोग जो है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो ये आपका अनुच्छेद 338 के ए में है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में है। तो इसका जिक्र 338 अनुच्छेद में इन दोनों का जिक्र है, इसलिए संवैधानिक निकाय है। ये दोनों जो है संवैधानिक नहीं है, ये वैधानिक निकाय है। तो 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपको मिलान करना है। थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर है। देखिए पूछा गया है उपाधियों का अंत। तो उपाधियों का अंत किस में है? अनुच्छेद 18 में है ना, यहाँ पर देखा अनुच्छेद 18 दिया गया है। उसके बाद धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तो यह आपका है अनुच्छेद 26 में, यहाँ पर देख सकते हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों का संरक्षण, तो अनुच्छेद यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है। और शिक्षा का अधिकार, तो अनुच्छेद 21 ए में ये जोड़ा गया है। तो इसको आप देख लीजिएगा, मिला लीजिए। राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो 3 4 1 2, 3 4 1 और 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, अगर रिक्त हो जाए और उसमें कोई भी उपराष्ट्रपति न हो, तो तब कौन सा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संसदीय प्रणाली की सरकार में मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे निम्नलिखित का समर्थन प्राप्त हो। संसदीय प्रणाली में सरकार में मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बनी रह सकती है जब तक कि किसका जो है समर्थन उसको प्राप्त हो, बताइएगा। तो ये समर्थन प्राप्त हो, फटाफट बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संसद के निचले सदन के सदस्यों का, संसद के निचले सदन के सदस्यों का, ठीक है ना, निचला सदन। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोई व्यक्ति पंचायत का सदस्य चुने जाने और होने के लिए अयोग्य है। पंचायत का सदस्य चुने जाने और होने के लिए अयोग्य है। अयोग्य जो है ये आपसे पूछा गया, अयोग्य होगा, कौन सा होगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के चुनाव के प्रयोजन के लिए वर्तमान में जो है लागू किसी कानून द्वारा उसे अधीन अयोग्य है, बिल्कुल। और यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसका अधीन अयोग्य हो, बिल्कुल दोनों हो जाएगा। तो ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि सरकारिया जो समिति है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। और आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट इसलिए कर दिया है, मैं बताता हूँ। देखिए सरकारिया आयोग की अगर गठन की बात करते हैं तो आपको याद होगा 1983 में इसका गठन हुआ था, ठीक है ना। किसके अध्यक्षता में? तो ये अध्यक्षता था आर.एस. सरकारिया जो थे, न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया, उन्हीं के अध्यक्षता में किया गया था। और इसमें सदस्य जो है वी शिवरमन और डॉक्टर एस.आर. सेन भी थे। तो यह कार्य कि एक सदस्यीय आयोग था, नहीं इसमें अन्य सदस्य भी थे जैसे कि डॉक्टर शिवरमन और एस.आर. सेन भी थे। तो ये गलत हो गया। ये रिपोर्ट 1988 में दिया था, बिल्कुल करेक्ट है। मतलब 1983 में गठन हुआ था और 1988 में 1600 पृष्ठ का रिपोर्ट ये सौंपा था, ठीक है। तो इसमें से आपका जो है कौन सा कथन सही है? तो ए कथन सही है। और यहाँ पर देखिए केवल ए भी एक ऑप्शन जोड़ दिया है, इसलिए इसको डिलीट करना पड़ा है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री किसके पदेन सदस्य होते हैं। तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो होते हैं किसके पदेन सदस्य होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ये अंतर्राज्यीय परिषद का, अंतर्राज्यीय परिषद का, ठीक है ना। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1990 में हुआ था। अच्छा वित्त आयोग की बात कर लेते हैं। तो वित्त आयोग जो है 1951 में पहला वित्त आयोग आया था। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करते हैं तो 1952 में इसका गठन हुआ था, 1952 में। और योजना आयोग का गठन हुआ था कब? 1950 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखिएगा कि संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या शामिल है। तो 10वीं अनुसूची में अभी ना हम लोग ने देखा है कि 10वीं अनुसूची में क्या शामिल है, तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में प्रावधान है। ठीक है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार मैंने बताया था आपको। चलिए एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, वीटो शक्ति का प्रयोग तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, और इन्होंने किया था 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर। ठीक है ना, 1986 में किया था। चलिए भारत के संविधान जो है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5वीं अनुसूची में। ठीक है ना, 5वीं अनुसूची में है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो अभी मैंने बताया था भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है 1952 में हुई थी, 1952 में हुई थी। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, तब वह जो थे, पूछा गया है कि कहाँ से जो थे ये आपके राज्यसभा के सदस्य थे। तो फ्रेंड्स ये असम से थे। ठीक है ना, तो ये असम से थे, तो ध्यान रखिएगा असम से लोकसभा के सदस्य थे। ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर जो है सही दिया गया है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन, सॉरी सत्य नहीं है, थोड़ा सा मैं बड़ा करूँ ताकि आपको भी दिखाई दे, दिख रहा है ना, सत्य नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सत्य नहीं है, तो एक एक करके देख लीजिएगा। तो मैं सही नहीं है वो बता दे रहा हूँ पहले आपको। देखिए ये वाला सही नहीं दिया गया, क्योंकि अनुच्छेद 42 कहता है कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा। ये गलत इसलिए है कि अनुच्छेद 42 नहीं, अनुच्छेद 52 कहता है, इसलिए ये गलत है। बाकी ए बी और डी सही है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होगा। ठीक है ना, और राष्ट्रपति के चुनाव में किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के पास उतने ही वोट होंगे जितने की राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त भागफल में 1000 के गुणक होंगे। और राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ये सब आपका सही है। और पूछा गया कि कौन सा इसमें से सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर इस प्रकार से सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के संबंध में किस निर्णय ने सबसे पहले मूल संरचना सिद्धांत को स्पष्ट किया था? भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से जो है किस निर्णय ने सबसे पहले मूल संरचना सिद्धांत को स्पष्ट किया था? तो ये किया था फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है? तो आप देख सकते हैं इसमें से किसका उल्लेख नहीं है। तो अभी मैंने बताया था चुनाव आयोग 324 से 329, वित्त आयोग का भी है 280 में, योजना आयोग का नहीं है, अंतर्राज्यीय परिषद का है, अंतर्राज्यीय परिषद का अनुच्छेद 263 में है, ध्यान रख लीजिएगा, योजना आयोग का नहीं है। ठीक है। चलिए 2023 के कानून के अंतर्गत मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है? तो इनका कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 249। ठीक है, आगे मिलेगा, ये प्रश्न पूछा भी गया है मिलान करने में। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लिया है? तो ये लिया आपका भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित हुआ था? संविधान सभा का अंतिम सत्र, अच्छा पहला सत्र तो आपको याद होगा 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता किया था, अस्थायी अध्यक्ष थे, और आखिरी 24 जनवरी 1950 को हुआ था। चलिए राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा हेतु कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये 12, आसान सा प्रश्न है। अच्छा भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है, तो ये राज्यों का संघ घोषित करता है। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये बिहार एसएससी में पूछा गया है, फील्ड असिस्टेंट के पेपर में, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को अपनाई गई थी? अंग्रेजी में भी यहाँ पर प्रश्न है। तो ये अपनाई गई थी 26 नवंबर 1949 को, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान दिवस भी मनाया जाता है, इसीलिए
प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को। पहला संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1951 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची की मूल 14 भाषाओं के बाद सबसे पहले जोड़ी गई थी और इसे किस वर्ष शामिल किया गया था? तो देखिए जो 8वीं अनुसूची में है राजभाषा का उल्लेख है, यह भली भांति जानते हैं, और इसमें पूछा गया है कि मूल 14 भाषाओं के बाद सबसे पहली जोड़ी गई थी और किस वर्ष इसको शामिल किया गया था? तो ये सिंधी है, 1967 में इसको शामिल किया गया था। वर्तमान में देखिए 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता देता है, इसमें से कौन सी भाषा नहीं है ये पूछा गया है, तो भोजपुरी इसमें नहीं है, ध्यान रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है? नीति निर्देशक तत्वों में है पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन, तो ये अनुच्छेद 48A में है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 48A में। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था की विशिष्ट विशेषता नहीं है? तो देखिए अगर हम संघीय व्यवस्था की बात करते हैं तो एकल नागरिकता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संविधान की सर्वोच्चता है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। तो यहाँ पर देखिएगा दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारे यहाँ, इसलिए ये गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अधिकार परीक्षा रिट तब जारी की जाती है जब, तो 5 प्रकार का रिट है ना, ये चीज़ आप जानते भी हैं। कोई व्यक्ति बिना कानूनी अधिकार के सार्वजनिक पद धारण करता है, तो ये अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। देखिए ग्राम सभा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए अगर हम ग्राम सभा की बात करते हैं तो ये पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी और एकमात्र अस्थायी इकाई है, तो ये अस्थायी इकाई है, बिल्कुल एकमात्र सही है। इसका गठन 5 वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता नहीं, यही स्टेटमेंट जो है गलत दिया गया है, क्योंकि ये है आपका अस्थाई है, तो ऐसा निश्चित अवधि के लिए गठित नहीं की जाती है, तो यही गलत हो गया। उसके बाद ये सब भी सही दिए गए हैं। पूछा कि गलत कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, अनुच्छेद एक तरफ दिए गए हैं, दूसरे तरफ उनसे संबंधित विषय दिए गए हैं। क्लियर है? अब चलिए हम लोग इसको मिलाते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है ना कि अनुच्छेद 40 में क्या है, अनुच्छेद 40 में क्या है, तो आपको याद होगा यहाँ पर देखिए नीचे से आपको ऑप्शन जो है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40 में पंचायती राज है, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है ना, ये मिला दो क्या? चलिए, और 50 में जो है आपका न्यायपालिका को कार्यपालिका का पृथक्करण है न्यायपालिका से, और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि आपने पढ़ा होगा। तो ये आपका हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। एक बार मिला लीजिए आप, 3, 4, 2 और 1 कहाँ पर है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर बी में है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में कितने प्रकार के जो है रीट का उल्लेख है? तो अभी मैंने बताया था कि 5 प्रकार के रीट है। ठीक है ना, 5 प्रकार के रीट हैं, कौन कौन से? और अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है। ये 5 रीट हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो जिसको बोला जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? कौन सा आर्टिकल? तो ये आर्टिकल 20 है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल 20 है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में, और इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसलिए यूएसए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप जानते ही हैं, ठीक है ना, तो समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? नागरिकता भाग तो 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में, ध्यान रखिएगा। और अभी मैंने मौलिक अधिकार बताया है भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक में। चलिए, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन का कोरम होता है, तो कुल सदस्य संख्या का कुल कितना? 1/10 भाग। चलिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना। अब देखिए कथन कितना दिया गया है, तो 1, 2, 3, 4 कथन दिया गया है सीएजी के बारे में। अब देखिए सही कथन आपको इसमें से चुनना है। देखिए सीएजी की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती नहीं,
राष्ट्रपति करते हैं ना, सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो ये तो गलत हो गया ना गलत। चलिए उसके बाद देखिएगा, ये 148 में है, सीएजी की पद की स्थापना करता है अनुच्छेद 148, ये आपका सही दिया गया है। और सीएजी 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पद पर बना रहता है, ये सही है। उसका वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर, ये गलत दिया गया है, ठीक है ना। तो दूसरा और तीसरा इसमें से सही दिया गया है। तो दूसरा और तीसरा देख लेते हैं किसमें है। दूसरा और तीसरा जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मंत्रिपरिषद के आकार को निचले सदन के कुल जो सदस्य संख्या है उसका 15% तक सीमित करता है? ये प्रश्न इस साल 2-3 एग्जाम में बीपीएससी ने पूछ लिया है। तो आपको याद रखना है, ये 51वां संविधान संशोधन है, जो 2003 में 51वां संविधान संशोधन हुआ था और ये 7 जुलाई 2004 को लागू हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को उसके होने की तिथि से कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए? तो ये 6 महीने के भीतर अति आवश्यक होता है। उसके बाद देखिएगा कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन की नींव पर आधारित है? तो ये माना था आपका किसमें? तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है मिनर्वा मिल्स केस 1980 में। चलिए उसके बाद देखिए, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन प्रथम सत्र को संबोधित करता है? तो ऑब्वियसली राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। प्रत्येक लोकसभा का जो आम चुनाव होता है उसके बाद प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। देखिए, किसे एक न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति प्राप्त है? किसे एक न्यायाधीश को एक से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ऑब्वियसली ये राष्ट्रपति के पास है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? बताइए, पंचायती राज व्यवस्था से। तो इसमें से सरदार स्वर्ण सिंह समिति नहीं है, बाकी ये सब है। हमने पहला ही शायद या दूसरा क्वेश्चन में ये सब देखा था, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति नहीं होगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता है, किस प्रकार का प्रश्न? बताइए। तो ये आपका जो प्रश्न न्यायालय में विचाराधीन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मैंने ये बोला था ना, ये याद रखिएगा, 249 मैंने बताया था कि राज्य के किसी विषय पर संसद की विधि निर्माण की शक्तियाँ, ये 249 में है। तो यही वाला आपका सही नहीं दिया गया, मतलब ये आपका सही नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, अगला है कि आपराधिक मामलों से संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है? बताइए। तो ये आपका हो जाएगा सीमित है ये, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन आपको इसमें से बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ से आपको बताना है एक एक करके। और किसके बारे में? जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो अथवा राज्य की विधायिका के दोनों सदनों से विधान परिषद होने की स्थिति में, तब राज्यपाल क्या करेगा? बताइए, तब राज्यपाल क्या करेगा? तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 यहाँ पर सही है। देखते हैं 1, 2 और 3 क्या कर रहा है, ठीक है। विधेयक पर सहमति देता है, विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, अपनी सहमति के लिए रोक सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे कि लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। तो ये किसके पास निहित है फ्रेंड्स? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श जो है उपरांत राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका डी राइट आंसर होगा, ठीक है। ये 71वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का महान न्यायवादी, तो भारत का महान न्यायवादी जो होता है अटॉर्नी जनरल, ये आपका राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है, ठीक है। चलिए देखिएगा कि भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में आता है? यहाँ पर देखिए 4 दिया गया है और यहाँ से आपको राइट आंसर चुन करके बताना है कौन इसमें से समवर्ती सूची में आ जाएगा। बताइए। तो वन्य जीवों की सुरक्षा आ जाएगा और मूल्य नियंत्रण आ जाएगा ना। चलिए तो 1 और 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 4। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत का अनुरूप नहीं है? 4 यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आपको आंसर चुन करके बताना है। बताइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे
तो आपका हो जाएगा समान नागरिक संहिता नहीं आता है, गांधीवादी सिद्धांत का अनुरूप नहीं है, नहीं पूछा गया है, ठीक है। और एक आपका हो जाएगा काम का अधिकार, ठीक है, ये नहीं है। बाकी ग्राम पंचायत का गठन है और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की प्रवृत्ति है, तो नहीं पूछा गया है, तो 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से एक बार प्रश्न को फिर से पढ़िएगा, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, ये 6ठी अनुसूची में नहीं है, ठीक है ना। 6ठी अनुसूची में आपको याद होगा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उल्लेख किया गया है, इसलिए सही नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए और इनमें से पूछा गया है कि कौन सा सही है। चलिए देखिए, मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है, नहीं, कैबिनेट सचिव के परामर्श से नहीं होता, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, गलत हो गया। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से तो आवंटित किया जाता है, सही है। इसीलिए इसमें से आपका केवल जो है बी सही, मतलब केवल दूसरा सही होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है। सभी ऑप्शन दिख रहे हैं ना आपको, बताइए। तो इसमें से आपका है विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है। वित्त आयोग के सदस्य के, तो ये कौन करता है, तो ये संसद विधि के द्वारा करती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिएगा यहाँ सही नहीं पूछा गया है, ठीक है ना, इसमें से कौन सा सही नहीं है। चलिए तो आप देखेंगे कि संसद को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है, सही है। स्थगन से जो है सत्रावसान होता है, विघटन सदन को समाप्त करता है, ये वाला सही नहीं है। स्थगन जो होता है, स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, ये गलत दिया गया है, ठीक है ना। तो वहीं पूछा कौन सा सही नहीं है, तो आपका केवल 4 जो है आपका सही नहीं दिया गया, बाकी तीनों सही थे। चलिए पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए, ध्यान से, पंचायतों को, किसकी, पंचायतों को, नगर पालिका का नहीं, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए जो है कौन अधिकृत है। तो देखिए पंचायतों को और नगर पालिकाओं को दोनों की वित्तीय स्थिति के लिए राज्यपाल द्वारा गठित आयोग है, बट जो अलग अलग इसका जो है ना, जो वित्त आयोग का गठन था, ये अलग अलग अनुच्छेद में है। पंचायत के लिए जो है 243 के आई में है और नगर पालिका के लिए जो है यह अनुच्छेद 200 आपका 43 के वाई में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना है ना, सबसे सुटेबल आंसर है ये। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का अधिकार क्षेत्र में आता है, कौन सा आएगा इसमें से। तो ये आपका आ जाएगा इसमें से मौलिक अधिकारों का रक्षा करना, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है फिर से आपके पेपर में, कि भारत में व्यापार और आर्थिक संबंध समिति, जिसको कि हम लोग TERC बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस कमिटी, ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस कमिटी, है ना। भारत में व्यापार और आर्थिक संबंध समिति का अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, भारत के प्रधानमंत्री। पूरा पॉलिटी फ्रेंड्स मैंने कवर करा दिया। 2025 में बीपीएससी ने जितने एग्जाम में पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए थे। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा।